जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको खुद ये चेक करना है कि आपको कल वाली करंट अफेयर याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, तो इन परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आए हैं डायरेक्ट पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपके लिए लेकर के आएंगे और उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि अब एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण होती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने पर जिन लोगों ने उसका जवाब देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो में देखने को मिलता है। आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर अगले दिन आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल की करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो किस आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कि जीरो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई है? नीति आयोग, रक्षा आयोग, सूचना आयोग या फिर वित्त मंत्रालय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है या फिर जीरो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे टाइम्स पत्रिका की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर डी, यानी कि सभी लोगों को, जो कि तीन के तीनों लोगों को टाइम्स पत्रिका की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो कल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया। आइए देखते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 19 सितंबर 2021 दिन रविवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किसने लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया है? नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद या फिर निर्मला सीतारमण? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया गया है। टूल किट का मतलब है कि जो लोग जिस क्षेत्र में कुशल हैं उन लोगों को वो चीज़ उपलब्ध कराई गई है कि वे अपना जीवन यापन कर सके। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2021 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना VSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, कहाँ पर चलती है? तो उत्तर प्रदेश में चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा टूल किट प्रदान किया गया है। VSSY के तहत युवाओं को बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन की दुकान, स्वेट मीट की दुकान चलाने जैसे पारंपरिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके लिए सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ, जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और आपके आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यहाँ की राज्यपाल हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है, यानी कि बाघों की संख्या एक साल के अंदर जस्ट डबल हो गई है। कहाँ पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए प्रगति ऐप लॉन्च किया है? गूगल, फेसबुक, LIC या फिर NICL? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि LIC लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने विकास अधिकारियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसे प्रगति ऐप कहा गया है। अब ये प्रगति ऐप क्या कार्य करेगा, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। और प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, तो जीवन बीमा निगम ने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति, अब प्रगति की फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्च किया है। तो ये प्रगति की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा प्रगति की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
यह पेमेंट की जानकारी देगा जो प्रीमियम संग्रह और एजेंसी सक्रियण जैसे व्यवसायी प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो है प्रगति पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो विकास अधिकारी हैं एलआईसी के, उनको सुविधा हो जाएगी चीज़ों को, अपने काम को जो है और बेहतर ढंग से करने में। ठीक है, चलिए एलआईसी की बात कर लेते हैं। तो एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय एलआईसी का कहाँ है? तो मुंबई में एलआईसी का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो आपको पहली बात तो यही याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? तो वर्ल्ड बैंक निकालती है। बंद करने का निर्णय लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया है, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, तो विश्व बैंक ने 17 सितंबर 2021 को अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं को जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो चीन यहाँ पर लगातार दबाव दे रहा था कि आप हमारी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्रोथ को दिखाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आपकी रैंक अच्छी है तो विदेशों से लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, उसी रिपोर्ट के आधार पर। इससे क्या होता है? इससे आपकी देश की प्रगति होती है। ठीक है, जीडीपी बढ़ती है। तो यहाँ पर चीन ने लगातार दबाव बनाया कि हमारी ईज ऑफ डूइंग लिस्ट में हमारा स्थान जो है ऊपर दिखाइए। ठीक है, इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर यह फैसला लिया है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नियामक वातावरण, व्यापार, स्टार्टअप की आसानी, आधारभूत संरचना और अन्य व्यावसायिक जलवायु उपायों का आकलन करती है। ठीक है ना, वही जो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टार्टअप को आसानी से शुरू कर सकते हैं, किस देश में कितनी सुगमता होती है आपको बिजनेस करने में। ये जो है हमको उस देश की रैंकिंग से पता कर चलता है जो रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होती है। ठीक है, जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतनी आसानी से आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, और जहाँ पर जितनी आसानी होती है बिजनेस करने में उतना लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी लोग आकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे, विश्व बांस दिवस, इंटरनेशनल तटीय सफाई दिवस या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी। पहले देखिए, आपसे बड़े सिंपल से प्रश्न पूछ लिए जाते थे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है, तो अब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे डेज आपसे पूछे जाते हैं। पूछ लेंगे आपसे इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया गया, तो आपको 18 सितंबर बनाना है, बताना। ठीक है, विश्व बांस दिवस बताना है आपको। इंटरनेशनल तटीय सफाई दिवस, जो कोस्टल एरिया होती हैं उनकी सफाई की जाती है, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, बस इतना है कि सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाएगा। इस वर्ष 2021 18 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं विश्व बांस दिवस। तो विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए पर्टिकुलर डेट निर्धारित है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। यह दिन तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधों, बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो है वो पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को ही मनाया जाता है। तो तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो घास है वो बांस है। ठीक है, तो जो बांस है आपका वो सबसे बड़ी घास का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न में पूछ लिया गया, एक परीक्षा में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा घास का उदाहरण है। उसमें बांस दिया था, लेकिन लोगों ने बांस नहीं लगाया, क्योंकि लोगों को लगा नहीं, बांस तो एक पौधा है, एक पेड़ का उदाहरण है, लेकिन बांस जो है वो घास का उदाहरण है। याद रखिएगा, आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है जो वर्ल्ड कप के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ देंगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या फिर शार्दुल ठाकुर? आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि विराट कोहली। तो विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बाद में टी20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने दुबई में टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 14 नवंबर 2021 को दुबई में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, कोहली ने 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की सीमित ओवर की कप्तानी संभाली थी। इससे पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान कौन थे? तो माही, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान थे टी20 के, उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद विराट कोहली को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने फैसला लिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद में वे भारतीय टीम की टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 19 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस मंत्री ने ग्वालियर झांसी खजुराहो मार्ग का यहाँ पर उद्घाटन किया है? नवनिर्मित ग्वालियर झांसी खजुराहो इन मार्ग का जो है उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर ग्वालियर झांसी खजुराहो मार्ग का उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास यहां पर किया है। ठीक है, आने वाले दिनों में केंद्र राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की और ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की और ऐसी योजनाओं की मंजूरी दी जाएगी, जिससे कि मध्य प्रदेश में सड़कों में सुधार हो सके। ठीक है, 2209 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्वालियर झांसी खजुराहो सड़क के 168 किलोमीटर लंबे खंड का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 168 किलोमीटर लंबा यह स्थान है या सड़क है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, ग्वालियर झांसी खजुराहो मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जन कल्याण एवं सुराज अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जन कल्याण एवं सुराज अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए कुछ जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा जन कल्याण एवं सुराज अभियान शुरू किया गया है। अब इस अभियान में क्या क्या किया गया है? तो देखिए, यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत आज राजधानी भोपाल की टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सुराज अभियान के तहत बहुत सारे पौधे यहां पर पौधारोपण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश के 75,000 स्कूलों में एक साथ 75,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में 2 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तरह से पौधारोपण यहाँ पर किया गया है सुराज अभियान के तहत। सुराज है, याद रखिएगा, स्वराज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। सेरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर विटीकल्चर। आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी के अध्ययन को। देखिए कुछ जानकारी। तो मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर किसे कहा जाता है? तो अंगूर के पालन को विटीकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम कीट के उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है। तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी इनमें से कौन सी गैस है या फिर क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? ठीक है, बढ़ता हुआ तापमान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास से पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन परत जैसे ही मतलब कि यहाँ पर कुछ ओजोन परत में छेद हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी पर आती है और साथ ही साथ में पराबैंगनी किरणें भी पृथ्वी पर आती हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ पर वृद्धि होती है और जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, फिर बाढ़ जैसी जो है परेशानियों को देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन ने कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो यहाँ पर कार्य करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार CJI के द्वारा संभाला जाता है। मान लीजिए किसी वजह से भारत के राष्ट्रपति देश से बाहर गए हुए हैं और उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई है, तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करेगा? तो उनकी जिम्मेदारी CJI यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये जिम्मेदारी संभाली जाएगी। सारी फैसले जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी अगर अनुपस्थित रहता है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है भारत के उच्चतम न्यायालय का, उसके द्वारा यहाँ पर कार्यभार संभाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं RRB NTPC 2021, UPSSC PET 2021 और SSC CGL में आए हुए प्रश्न सीधे प्रश्न पत्र से स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपके लिए आए हैं। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया पड़ता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में अब रिसेंट में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न।
भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? सही आंसर है डी, आरआरबी एनटीपीसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका सीबीटी 2 बहुत जल्दी होने वाला है और सीबीटी 1 का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। सही आंसर है सी डी, यानी कि जहांगीर के द्वारा यहाँ पर मुगल शासक मतलब कि अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली कोठी खोलने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा, जहांगीर के काल को चित्रकला के काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अम्फान जो है वो चक्रवात आया था, वो कहाँ से मतलब बना था, कहाँ से शुरुआत जिसकी हुई थी? उद्गम स्थल क्या है अम्फान तूफान का? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी या फिर भूमध्य सागर? सही आंसर है ए, यानी कि बंगाल की खाड़ी से 2020 में अम्फान चक्रवात का उद्गम हुआ था। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से निकला था यहाँ पर अम्फान चक्रवात, याद रखिएगा। और जो यास चक्रवात था, यास चक्रवात अरब सागर से निकला था, ये आपको याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब सागर से निकलने वाला 2020 का पहला तूफान कौन सा है? तो वो यास है। बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला पहला तूफान कौन सा है? तो वो आपका अम्फान है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? यानी कि क्लॉकवाइज इनमें से कौन सा ग्रह घूमता है? शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल? सही आंसर है ए, यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण की दिशा क्या है, तो याद रखिएगा पप्पू, यानी कि पप्पू, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो पृथ्वी परिक्रमा करती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, जातक कथा, पुराण या फिर भागवत गीता? सही आंसर ए, यानी कि मुंडकोपनिषद से यहाँ पर शब्द लिया गया है। जो भारत का अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में अशोक स्तंभ का जो चित्र है वो कहाँ से? वो सारनाथ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ के नीचे जो है लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। यह मुंडकोपनिषद से यह शब्द जो है निकाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल जो हम आपके लिए स्टैटिक जीके का जो है वीडियो लेकर के आए थे, उसमें हमने लास्ट में एक प्रश्न पूछा था कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी? तो सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो राहुल मालवीय ने यहाँ पर बिल्कुल सही जानकारी दिया है। मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही आंसर है। एस के बुंदेला ने मदन मोहन मालवीय बताया है। सचिन पाराशर ने बताया कि 12 नंबर आए हैं 20 में से, और मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पाराशर जी। नॉलेज जंक्शन का कहना है मदन मोहन मालवीय को। उसके बाद में अवंतिका शुक्ला ने भी यहाँ पर मदन मोहन मालवीय कहा है। पूजा दांगी ने मदन मोहन मालवीय बताया है। उसके बाद पूजा दांगी, सर आप प्लीज़ रोज़ लाइए सेट। बिल्कुल, हम रोज़ प्रयास करेंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने का। और पूजा दांगी के 18 नंबर आए हैं 20 में से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाषण दिया था? तो आपको ये बताना है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाषण दिया था। ठीक है, चलिए, रामकृष्ण परमहंस के ये जो है शिष्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको एक क्लू मिल सकता है कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है उसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।